Good morning everyone. Yes, now again I am here and now again we start our class. हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं। इसी कामना के साथ हम अपनी आज की यह कक्षा आरंभ करते हैं। तो जैसे कि हम लोग हमेशा से अपनी हिंदी की कक्षा में हिंदी या हिंदी व्याकरण के ही कुछ विषय लेते आए हैं, तो आज पुनः हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मयूर पंख का एक नया पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और उसमें पाठ 13 जो कि कौन सा है हमारा हिमालय का आमंत्रण, एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कविता दी गई है बेटा, और उस कविता के माध्यम से हमें कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हिमालय हमें किस बात का आमंत्रण दे रहा है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी पुस्तक खोल लीजिए। पेज नंबर 88 और 89 यानी कि पेज नंबर 88 और 89 हमें खोलना है। इसमें देखिए आपको बड़े सुंदर सुंदर से पिक्चर दिए गए हैं, है ना। ये देखिए एक बालिका और कुछ बच्चे यहाँ पर हैं और कुछ स्केटिंग जैसा भी कर रहे हैं, है ना। बर्फ के ऊपर छोटा सा खरगोश, इस और भी हमें बहुत सुंदर सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, देखिए, है ना। एक बच्चा बर्फ के गोले बना रहा है। तो ये सारा आनंद कहाँ पर है? हिमालय पर। आज हमारी जो कविता है वो हमें ये बताती है कि हिमालय जो है वो सिर्फ एक पर्वत नहीं है बेटा, वो हमारा एक सबसे जिसको कहते हैं ना प्राकृतिक धरोहर है बेटा। एक ऐसी संपदा है जो खुशकिस्मती से हमको मिली है। प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति ने बनाई हुई, वे भले निर्जीव हों लेकिन वे कहीं ना कहीं हमें कुछ शिक्षा अवश्य देती हैं। जैसे कि जब आप हिमालय पर्वत पर जाते हैं तो हिमालय पर्वत वैसे तो बहुत ऊंचा है और कहा जाता है कि वह सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो गहरी घाटियाँ होती हैं बीच बीच में, जब आप देखते हैं नीचे की ओर हिमालय पर्वत पर जब हम जाते हैं, वहाँ जो हवा हमें महसूस होती है वो हवा वही होती है जो हमें नॉर्मली अभी अपने इस समय घर में महसूस हो रही, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है? आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, मैम वो बहुत ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ होती है ना। हिमालय पर हमेशा अधिकतर समय तो बर्फ ही होती है। वहाँ की जो नदियों का जल होता है वो भी बिल्कुल ठंडा होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अभी इस समय हम अपने घर में हैं, वो वहाँ पर भी वैसी, लेकिन वे वहाँ पर होकर भी बिल्कुल हमें वैसा ही एहसास कराती हैं। तो उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि आप कैसी भी परिस्थिति में हो, आपको अपना नेचर, आपकी जो प्रकृति है, जो आपका व्यवहार है वो नहीं बदलना चाहिए। हिमालय सिर्फ एक चट्टानों का ऊंचा सा पहाड़ नहीं है बेटा। अगर उसे आप अपने देश की भौगोलिक स्थिति के रूप में देखेंगे तो जो हिमालय है वो हमारे देश का मुकुट भी कहा जाता है। जिस तरह हिमालय सदैव खड़ा रहता है, सदैव अपनी स्थिति को बनाए रखता है, वैसे ही वो हमें ये भी बताता है कि हमें भी हमेशा अपना सिर उठाकर जीना चाहिए। हिमालय कभी भी अपने आश्रय जिसको उसने दिया है प्राकृतिक चीज़ों को, उनको नष्ट नहीं करता है, हमेशा उनमें वृद्धि करता है, उनकी रक्षा करता है। जो नदियाँ, जो जंगल, पर्वत, हरियाली वहाँ पर उसको दी गई है ईश्वर के द्वारा, वो सदैव उनको बनाए रखता है। नदियों में निरंतर अपना जल प्रवाहित करता रहता है बर्फ को पिघलाकर। वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनको जो चाहिए तत्व उनके आगे बढ़ने के लिए, सदैव हरियाली बनाए रखने के लिए वो उनको देता रहता है। वो यही कोशिश करता है कि जो भी उसके पास आए उसको हमेशा खुशी ही मिले। ऐसा ही कुछ हमें भी बनना है। तो इस कविता में हम ये पढ़ेंगे कि हिमालय हमसे क्या कह रहा है। पहला तो हमारी कविता का नाम है हिमालय का आमंत्रण। आमंत्रण यानी कि बुलाना। जब आप किसी को अपने घर आने का न्योता देते हैं या आने के लिए कहते हैं
तो वो जो तरीका या जो आपने कहा है वो कहलाता है आमंत्रण, है ना। अब हिमालय का आमंत्रण हमें मिला है कि आप सभी लोग एक बार मेरे घर आइए, मुझसे मिलने आइए। तो हम लोग हिमालय का आमंत्रण स्वीकार करके कैसे वहाँ तक जाते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों को हिमालय का आमंत्रण मिला हुआ है कि आपकी छुट्टियाँ हैं, आपके पास समय का बहुत सारा है और अभी आप चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। आपको पता है हिमालय कहाँ पर है? नहीं पता? बिल्कुल, अगर ऐसा है तो आज ही अपने देश का जो नक्शा होता है ना उसको लेकर बैठिएगा और उसमें ध्यान से देखिए कि उसमें हमारे जो हिमालय पर्वत है वो किस दिशा में है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। नदियाँ कौन सी कहाँ पर बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ पर कौन से पर्वत पठार हैं, कहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, सारी उसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हिमालय हमारे देश में है तो कहाँ है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर हमें हिमालय का आमंत्रण जो मिला है वो क्यों स्वीकार करना है। तो हिमालय हमारे देश में उत्तर दिशा की ओर है बेटा स्थित, और वो वहाँ पर प्रहरी के रूप में सदियों से, सदियों मतलब जिस समय का हमें पता भी नहीं है, हमने या मनुष्य की जो प्रजाति है जाति है उसने जब से रहना सीखा है, जब से वो देश बसा है तब से हम देख रहे हैं कि वो पर्वत वहीं पर है और वो तब से लेकर आज तक एक प्रहरी, प्रहरी यानी कि पहरेदार के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। जैसे देश की सीमा पर सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा हिमालय भी हमारी रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहता है और हमें धीरज और साहस का संदेश देता है। वो तो एक निर्जीव सी स्थान है ना, पहाड़ अपने आप में कहाँ कुछ बोलता है। हम तो यही कहेंगे, अगर हम हिमालय देखने जाएंगे तो हम तो यही कहेंगे मैम यहाँ तो बस पत्थर ही पत्थर है और उनका एक ऊंचा सा ढेर है, उस पर बर्फ जमी है। भले वो मनुष्य नहीं है लेकिन उसके सारे कार्य जो है वो एक मनुष्य की तरह हैं। वो शांति के साथ, धीरज के साथ एक ही स्थान पर खड़ा है। हम मनुष्य क्या करते हैं, गतिशील हो जाते हैं और हमारे हाथ पैरों की तरह हमारा मन और हमारा मस्तिष्क भी बड़ा चंचल होता है, एक ही बात पर, एक ही चीज़ पर स्थिर ही नहीं रह पाता है। लेकिन ये निर्जीव सी प्रकृति की जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये चाहे तो ये भी गतिमान हो सकती हैं, वो भले एक पत्थरों का ढेर है, वो जब चाहे तब अपने आप को बिखरा भी सकता है और वो फिर से बन भी सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो जानता है उसके किसी भी प्रकार की हरकत करने पर प्रकृति की बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा और इसीलिए वो इतने धीरज के साथ में वहाँ पर खड़ा है। वो जानता है अगर वो वहाँ से हट गया या हिल गया या उसको कुछ नुकसान हुआ तो उसकी वजह से अन्य देश के जो बाहरी लोग हैं वो हमारे देश में प्रवेश कर जाएंगे, देशवासियों को नुकसान पहुँचाएंगे। तो ऐसे कई सारी अच्छाइयाँ हैं जो प्रकृति की वस्तुओं में, प्रकृति में है और हमें उनसे सीखना चाहिए। तो जैसे ही हमें हिमालय का आमंत्रण मिला है ना, तो क्या हुआ, पहला वाला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। प्यारे भैया प्यारी बहना, मम्मी पापा जी से कहना। पत्र आया था और उसमें हिमालय ने लिखा था, प्यारे भैया प्यारी बहना, मम्मी पापा जी से कहना, इस छुट्टी में जाना है। कहाँ? इस छुट्टी में जाना है, देख हिमालय आना है। आप इन छुट्टियों में क्या करेंगे, अपने मम्मी पापा को क्या कहेंगे कि हमको तो इस छुट्टी में जाना है और कहाँ पे जाना है, हमको हिमालय को देख कर आना है, ऐसा आप उनसे कहिए। फिर जब वे आपकी बात मान जाएंगे तो आखिर हिमालय पर ही क्यों जाना है, मम्मी पापा ये पूछेंगे आपसे, तो आप उनको क्या रीजन देंगे। देखिए सेकंड पैराग्राफ में, जब पहाड़ पर आओगे, जब पहाड़ पर आओगे हवा तुम्हें सहलाएगी। ऐसे मम्मी प्यार से सहलाती है ना, उचकाती है, ऐसे वहां पर तुम्हें
हवा सहलाएगी, स्वागत प्यारे बच्चों कहकर मंद मंद मुस्काएगी। वो जब आप पहाड़ पर आओगे हिमालय पर, तो वहां पर आपका स्वागत कौन करेगी? प्यारी सी ठंडी सी हवा। और कैसे करेगी? जैसे आप कहीं बाहर से जब घर लौट कर आते हैं और आपकी मम्मी या आपके पेरेंट्स जैसे आपको प्यार से दुलारते हैं, सहलाते हैं और मुस्कान के साथ में आपका स्वागत करते, अरे मेरा प्यारा बच्चा आ गया, भले वो स्कूल ही गया था लेकिन 6 घंटे बाद घर लौट कर आया है। तो जितना प्यार आपके घर के लोग आपसे करते हैं, या आप जब दादा दादी या नाना नानी या किसी के घर जाते हैं और आपके आने पर उनको जो खुशी होती है और जिस खुशी के साथ वो आपको प्यार करते हैं, आपको दुलारते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ की जो बहने वाली ठंडी प्यारी हवा है वो तुम्हें आओ प्यारे बच्चों कहकर स्वागत करेगी, मंद मंद मुस्काएगी। और क्या होगा? और भी कुछ होगा। नदियों की कलकल लहरें अनुपम संगीत सुनाती हैं। क्या करती हैं? नदियों की कलकल लहरें। वहां पर जो नदियां बहती है ना, आपको पता है हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? सोचिए, जब आप नक्शे में देखते हैं कि हिमालय कहाँ है, तो वहां से निकलने वाली नदी भी हमें दिखाई देती है, और वो हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है बेटा, गंगा नदी, है ना। तो अनुपम संगीत सुनाती है। अनुपम संगीत मतलब एक ऐसा संगीत जिसकी तुलना हम किसी और संगीत के स्वर से नहीं कर सकते बेटा। आप चाहेंगे तब भी कोई कितना ही अच्छा गायक होगा ना, वो नदियों का जो स्वर निकलता है उसके बहने से, कलकल बहने से, ऊपर नीचे उछलकर जो उसकी लहरें बहती है और उनसे जो संगीत निकलता है, वो वाला संगीत, वो स्वर कोई भी नहीं निकाल सकता है। आप बना भी नहीं सकते हो, वो स्वर वहीं पर सुनाई देते हैं। तो नदियों की कलकल लहरें अनुपम संगीत सुनाती हैं और जंगल की सारी स्वर लहरी गीतों में ढल जाती है। एक आप सोचेंगे मैम वहाँ हमें कैसे सुनाई देगा ये सारा म्यूजिक, वहाँ कौन बैठता है, कौन बजाता है? हम बताते हैं। जब आप हिमालय पर्वत जैसे सुंदर स्थान पर जाते बेटा, तो सबसे पहली बात वहाँ पर आपको शहरों का शोर जो होता है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। वहाँ पर कोई गाड़ी घोड़े नहीं दौड़ रहे होते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग भी नहीं होते हैं, यानी वहाँ पर आसपास क्या होती है, बहुत शांति होती है। और जब आपके आसपास बहुत अधिक शांति हो, बहुत गहरी शांति हो, तब हल्की सी जो आहट भी होती है, किसी पत्ते के खड़कने की, वहाँ बैठी किसी छोटी सी चिड़िया के बोलने की, पत्तों के आपस में खड़खड़ाने की, हवा के पत्तों से टकराकर चलने की, वो सारी मध्य मध्य सी आवाज़ें जो आपको अपने घर में अभी शहरों में सुनाई नहीं देती, वहाँ आपको क्लियर सुनाई देती हैं। और जब आप तन्मय होकर शांति से आंखें बंद करके बैठकर उसे सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई संगीत बज रहा है, मगर उसे बजाने वाला दिखाई नहीं देता है। और वो सबसे बड़ा संगीतज्ञ कौन है? ईश्वर, जिसने वो सुंदर प्रकृति बनाई। वहाँ प्रकृति आपके लिए वो सबसे अलग वाला संगीत बजाती है, जो वो खुद तैयार करती है, और हर किसी के लिए अलग होता है। हो सकता है जब आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर कोयल की आवाज़ सुनाई दे, अगली बार जब हम कभी जाएं तो हो सकता है वहाँ मोर की आवाज़ साथ में सुनाई दे। अगर आप वर्षा ऋतु में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बूंदों के टिप टिप गिरने की आवाज़ भी साथ में सुनाई दे उस म्यूज़िक में। तो इस तरह जो वो संगीत प्रकृति बजाती है वो तो सबसे अलग ही होता है, उसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। इसलिए कवि ने क्या कहा कि हिमालय के पास जब हम जाते हैं तो वो हमारा क्या करता है, स्वागत करता है। और वहाँ जो नदियों की लहरें हैं वो सबसे डिफरेंट वाला, सबसे प्यारा वाला संगीत हमें सुनाती है। उस जंगल में जो अलग अलग आवाज़ें होती हैं, जो अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग स्वर होते हैं, वो हमारे लिए गीतों में ढल जाते हैं। आगे जब हम और बढ़ते हैं और उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, देखिए ये
सफेद सा बढ़िया सुंदर सा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ना। गहरी घाटी कहे, थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वहां पर कुछ छोटी छोटी घाटियां हैं, बहुत गहरी होती हैं। गहरी घाटी कहे सुनो, गहराई से करो विचार, चढ़ना और उतरना होगा, नदियां कर पाओगे पार। वहां की हर स्थान, हर वस्तु, हर चीज आपको कुछ न कुछ कहती है। अगर आप गहरी घाटी को देखते हो तो वो आपसे क्या कहती है कि आप मनुष्य हो तो अपने विचारों में गहराई लाओ। जब भी किसी बात पर परेशान हो, किसी बात पर विचार करो तो उसको ध्यान से गहराई से उसके बारे में सोचो, शायद आपको हल मिल जाए। चढ़ना और उतरना होगा, तभी तो नदियां कर पाओगे पार। अगर आपको अपने जीवन में किसी परेशानी रूपी नदी को पार करना है तो आपको चढ़ना और उतरना सीखना पड़ेगा। कभी भी किसी नई स्थिति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। कठिन चढ़ाई कभी कभी, कठिन चढ़ाई कभी कभी कठिन परीक्षा लेती है। उन्होंने क्या कहा, जब आप हिमालय चढ़ते हो उसको चढ़ना इतना आसान नहीं होता है बेटा। मैंने पहले कहा कि वो हमारे संसार के सबसे ऊंचे पहाड़ों में गिना जाता है, तो बहुत सरल सी बात है कि उस पर चढ़ना भी आसान तो नहीं होगा। कठिन चढ़ाई कभी कभी कठिन परीक्षा लेती है। कई लोग होते हैं जो सपना तो देख लेते हैं, कोशिश शुरू भी कर देते हैं कि मैं हिमालय पर चढ़ जाऊंगा। जैसे जैसे वे उस पहाड़ पर ऊपर की ओर जाने लगते हैं वहाँ पर उनको परेशानी आती है, ठंड बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब बहुत मुश्किल है ऊपर जाना, लेकिन वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है बेटा। तो ऐसे ही जीवन भी कभी कभी हमारी परीक्षा लेता है, हमें बहुत कठिन परिस्थिति में डाल देता है कि अब हम क्या करें, कैसे करें, कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। तो याद रखिए बेटा, कठिनाई का समय आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए आता है कि आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, आपके पास कितनी योग्यता है। अगर आपके पास बुद्धि है, धैर्य है और खुद पर विश्वास है तो आप उस स्थिति से भी पार निकल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हिमालय पर आगे बढ़ने की कोशिश में सफल हो सकते हैं, पर थोड़ी सी आपको संयम और मेहनत करना होगी। फिर ढलान धीरे धीरे सारी थकान हर लेती है। देखो, चढ़ते समय कठिनाई है लेकिन उतरते समय बहुत आसानी होती है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते ना बेटा तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा ताकत लगती है जैसे जैसे, लेकिन जब आप उतरते हैं तब आपको थकान महसूस नहीं होती। वो काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हमें कहीं पहुंचने में तो बहुत वक्त लग जाता है, अरे कितनी देर लग गई, लेकिन जब हमें वापस अपने ही प्लेस पर आना होता है हम बहुत जल्दी आ जाते हैं, हमें लगता है ये रास्ता तो बड़ी जल्दी कट गया। तो कठिनाई हमेशा आगे बढ़ने में ही होती है, वापस आने में कठिनाई नहीं होती है। उसी तरह पहाड़ की चढ़ाई कठिन परीक्षा हो सकती है, लेकिन जब आप वापस ढलान की तरफ, ढलान मतलब थोड़ा नीचे उतार का जो रास्ता होता है, वो हमारी सारी थकान को कम कर देता है, दूर कर देता है। धीरज धरना हमको लंबी पगडंडी सिखलाती है। पगडंडी यानी एक छोटा वाला रास्ता, आपकी सड़क के जितना चौड़ा नहीं होता है वो जो रास्ता होता है, लेकिन वो उतना चौड़ा पक्का नहीं होता है। बस एक चलने के लिए छोटा सा रास्ता बना लिया जाता है और उसके ऊपर जब ज़्यादा लोग कंटिन्यू आते जाते हैं बेटा तो वो फिक्स हो जाता है रास्ता, उसे हम लोग पगडंडी कहते हैं। पगडंडी, पग के द्वारा बना हुआ मार्ग, चल चल कर बार बार जिस रास्ते से आप गुजरते हैं वहाँ पर फिर अपने आप एक रास्ता बन जाता है, उसे हम पगडंडी कहते हैं। धीरज धरना हमको लंबी पगडंडी सिखलाती है। ये जो छोटी छोटी पगडंडियाँ हमें वहाँ पर बनी हुई मिलती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत पर सड़क बनाने जितना कठिन कार्य असंभव है, वहाँ कोशिश की भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आप ये कोशिश करेंगे कि हम वहाँ रास्ता बनाएं तो उसके लिए आपको पहाड़ को खोदना होगा, फिर पहाड़ अपनी सुंदरता और अपनी मजबूती खो देगा। इसलिए वहाँ पर आपको छोटे छोटे रास्तों के द्वारा ही ऊपर जाना होता है।
और ये छोटे छोटे रास्ते कैसे बनते हैं? जब बहुत लंबे समय तक लोग उसी जगह से उसी पग पर पग रखकर गुजरते हैं। यानी कि धीरज धरना। अगर कोई स्थान सोचे कि मेरे ऊपर फटाक से रास्ता बन जाए, जल्दी से आसानी से रास्ता बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। बहुत संयम रखना पड़ता है। आप जब किसी काम को शुरू करते हैं तो आपको उस समय भी बहुत धीरज रखना होता है। आप एकदम से किसी काम में एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। जब नित्य प्रति अभ्यास करते हैं या नित्य प्रति आप उस कार्य को करते जाते हैं, धीरे धीरे आप उस काम में कुशल हो जाते हैं। ऐसा ही रास्ते के साथ है। जब लगातार उसी एक ही मार्ग से, एक ही दिशा से अनेक लोग गुजरते हैं तो धीरे धीरे वो पगडंडी बन जाती है। तो वो हमें क्या सिखाती है? धीरज रखना। बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, हवा कान में गाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं या उतरते हैं तो आपके कानों में ठंडी ठंडी प्यारी हवा बहती है और कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती है। क्या सिखलाती है? कभी भी जीवन में नहीं रुकना चाहिए। आपने कभी हवा को रुकते देखा है? नहीं। हल्की हो सकती है, तेज हो सकती है, गर्म हो सकती है, मगर रुकती नहीं है। तो वो हमें क्या सिखाती है कि हमेशा बढ़ते जाओ और चढ़ते ही जाओ। अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति आप निरंतर आगे ही बढ़ते रहो। थोड़ी थोड़ी कोशिश रोज करो। मन को पुलकित कर दे, ऐसी यादों का बाना होगा। मन को पुलकित, पुलकित यानी के प्रसन्न, खुश, आनंद से भर दे, ऐसी यादों का बाना होगा। यादें मतलब स्मृतियां, और बाना यानी खजाना हो जाएगा। हमारे पास कुछ यादों की श्रृंखलाएं जुड़ जाएंगी। सुंदर पहाड़ का अनुभव करने तुमको पहाड़ आना होगा। हिमालय ने अपनी सारी अच्छाइयाँ, सारी प्यारी बातें अपने उसमें लिख दी हैं आमंत्रण में कि अगर आप मेरे यहाँ आते हो तो ऐसा ऐसा होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्यारी यादें आपकी स्मृतियों में जुड़े, ऐसे आपकी यादों के खजाने में इतनी अच्छी बातें जुड़े, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बार इस सुंदर पहाड़ का अनुभव करने के लिए इस जगह पर आना होगा। और इसीलिए उन्होंने शुरू में कहा था कि प्यारे भैया, प्यारी बहना, मम्मी पापा जी से कहना, इस छुट्टी में जाना है, देख हिमालय आना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? एक न एक बार हिमालय जाने का जो आमंत्रण मिला है उसे स्वीकार करेंगे। यदि आपको अपने जीवन में कभी भी किसी तरह हिमालय पर जाने का या हिमालय देखने का सौभाग्य मिले तो अवश्य जाइए और उसको देखिए, वहाँ पर एक बार घूम कर आइए। तब आपको ये सारी चीज़ें अपने आप महसूस हो जाएंगी कि आखिर ऐसा क्या है जो उस स्थान को इतना अच्छा बनाता है। वो सारे तकलीफ, वो सारे झंझट जो आप यहाँ महसूस करते हैं, वहाँ के शांत वातावरण में बिल्कुल गायब हो जाते बेटा। मन को बहुत अलग सा अनुभव होता है, एक ऐसी प्रसन्नता हमें महसूस होती है जो हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? देखिए, हमें इस पार्ट में कुछ नए और कठिन शब्द मिले हैं, उन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला हमारा शब्द हमें मिला है स्वागत। एक और शब्द जिसका प्रयोग हम बहुत करते हैं बेटा, छुट्टी, है ना। एक शब्द इसमें आया है कल कल। यहाँ कल कल का मतलब आने वाला कल या बीते हुए कल से नहीं है बेटा। यहाँ कल कल का मतलब है जो स्वर वहाँ से निकल रहा है, बार बार जो लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, उस स्वर को उन्होंने कल कल का नाम दिया है। एक
की लहरी। आप कहेंगे कैसे? जैसे पानी की लहर होती है जो निरंतर चलती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा का आवाज़ करती है, वैसे ही जो शब्द या जो स्वर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो कभी एकदम मध्य हो जाए, कभी तेज सुनाई दे, तो उस प्रक्रिया को, उस स्वरों को कहा जाता है स्वर लहरी। फिर एक और शब्द हमें प्यारा सा इसमें आया है ढलान। ढलान यानी कि उतराई। जिस तरह आप किसी सीढ़ी पर चढ़ते बेटा तो ऊपर की तरफ चढ़ाव होता है और जब उतरते हैं तो वो उतराई होती है, या उसे हम ढलान भी कह सकते हैं। ढलान शब्द कई वाक्यों में अलग अलग रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उम्र का ढलान, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो वो उसके उम्र के ढलान होता है, उसके जीवन का ढलान होता है, यानी कि अब उसका बिल्कुल जाने वाला समय। उसी तरह जब पहाड़ पर आप चढ़ते हैं तो ये चढ़ाई होती है और उतरते समय क्या कहलाता है, जो निचला हिस्सा वो होता है ढलान। इसके पश्चात और भी हमें कुछ शब्द मिले हैं यहाँ पर। जैसे आपका है इसमें एक पगडंडी, है ना, पग डंडी। हमने अभी बताया था पगडंडी का मतलब कदम कदम से बनने वाला रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो बार बार एक ही व्यक्ति या बार बार पैरों के चलने से बन जाता है। एक और शब्द है इसमें चढ़ाई। चढ़ाई मतलब ऊपर की ओर चढ़ना। फिर एक और शब्द हमें मिला था इसमें धीरज। धीरज यानी कि धैर्य बेटा, सब्र जिसे कहते हैं, है ना। आप कुछ काम की जल्दी मचाते हैं, फिर मम्मी क्या कहती है, थोड़ा धीरज रखो। धीरज मतलब थोड़ा सा इंतजार करो। तो ये कुछ शब्द जो हैं वो हमने यहाँ पर अपनी ओर से निकाल दिए हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि थोड़े नए हैं या हमने पहले के पाठों में नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये थोड़े से कठिन लग रहे हैं। लेकिन इन शब्दों के अतिरिक्त आप भी अपनी कविता में से कुछ और शब्द जो आपको नए महसूस होते हैं, जो आपको थोड़े कठिन लगते हैं, वे यहाँ पर 9 और 10 नंबर पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी ये कविता यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पुनः इसी पाठ के साथ में मिलेंगे। तो तब तक सभी बच्चे घर पर रहेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। बाय बाय।